प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से हैं। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आज अपन कक्षा 10वीं विषय गणित NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म और इन पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों ये अध्याय आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर के मतलब एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और एक प्रश्न 4 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाता है अधिक अंकों का। तो विद्यार्थी एग्जाम की दृष्टि से ये अध्याय इम्पोर्टेंट तो है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो विद्यार्थियों पहले इस अध्याय के बारे में परिचय जाने लेते हैं। सबसे पहले जैसा इस अध्याय में नाम में ही इसका स्पष्ट है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि चर राशि किसे कहते हैं ना। चर राशियों के बारे में आपने पिछले वीडियो में जान लिए हैं, फिर भी संक्षेप में समझ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा कि वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं रहता है, परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंधों के अनुसार जो सवाल में जो प्रतिबंध दिए रहते हैं उनके अनुसार जिनका मान बदलता रहता है, चर राशियां कहलाती हैं। इनको प्रायः समीकरण में x, y इत्यादि के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये तो बात हुई चर राशियों की, है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ दो चर, यानी समीकरण में क्या होना चाहिए? दो चर होना चाहिए। तो दो बातें स्पष्ट हुई कि दो चर होंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण के बारे में भी आप जान ही चुके हैं। वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है ना। तो विद्यार्थियों यहाँ से दो चर वाले रैखिक समीकरणों की परिभाषा कुछ इस प्रकार निकलती है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों तथा चर राशि की अधिकतम घात 1 हो एवं जिनका आलेख यानी कि ग्राफ खींचने पर सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब इनका मानक रूप क्या होता है? तो इनका मानक रूप ऐसा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर a, b और c ये क्या है? अचर राशियां हैं, यानी ये संख्यात्मक राशि होंगी और x और y चर राशियां हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं उदाहरण के लिए, जैसे अगर ऐसा लिख दें कि 3x माइनस 4y धन 6 बराबर 0, तो ये पहला पद ये a कहला गया, a का मान, ये दूसरा पद ये b का मान चिन्ह सहित लेंगे अपन, यानी a बराबर बोलेंगे 3 और b बराबर ऋण 4 और c बराबर बोलेंगे 6। तो ये इस टाइप से ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप होता है ना। अब विद्यार्थी ये जाने लेते हैं कि समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है? तो युग्म यानी हुए जोड़े, है ना, पेयर जोड़े। तो अगर इस टाइप से दो समीकरण हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 3x प्लस 5y ऋण 6 बराबर 0, तो ये एक हुआ, एक रैखिक समीकरण हुआ। अब इसी में अपन ने दूसरा लिख दिया 2x ऋण 3y ऋण 2 बराबर 0, तो ये पहला समीकरण हुआ और ये दूसरा समीकरण हुआ। लेकिन इन दोनों को एक साथ अगर हम ये माने तो ये क्या कहला जाएगा? युग्म। तो इस अध्याय में अपन को क्या पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म और इनके हल करने की विधियां। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है, इनका एक्चुअली हल क्या कहलाता है? हल का अर्थ क्या होता है? तो चर राशियों के मानों के ऐसे युग्म यानी जोड़े जो दिए गए दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें, है ना। ये तो समीकरण युग्म का हल कहलाते हैं। अब यहाँ ये बात आपको समझ में ना आ रही होगी कि संतुष्ट करें का क्या अर्थ हुआ। तो एक उदाहरण से अपन समझते हैं कि जैसे एक समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण x ऋण y बराबर 4। हमने ये समीकरण एक उदाहरण के लिए ले लिया, इनको हल कैसे करेंगे वो आगे अपन देखेंगे।
अब यहाँ पर हम देखें कि अगर ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया, अब हम पहले समीकरण में यदि x बराबर 9 एवं y बराबर अगर हम 5 रखें, अगर, तो यहाँ पर देखें ये वाला पक्ष देखें, ये वाला पक्ष, तो ये बराबर के इस पार है तो ये बायां पक्ष कहला गया यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये बराबर के इस पार है यानी कि कहला गया राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पर मान भरते, यानी यहाँ पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड कितनी यहाँ पर लिख दें, LHS बराबर है x प्लस वाई। तो इसमें मान भरे लेते हैं तो कितना आ गया, x की जगह पर कितना भरना है 9, तो x की जगह पर भर दिए 9, और y की जगह पर कितना लिखना है 5, तो 9 5 कितना हो गया 14, और 14 ही तो अपनी राइट हैंड साइड है ये। तो ये क्या किया, ये x बराबर 9 और y बराबर 5 पहले समीकरण को संतुष्ट करता है। अब बात आती है दूसरे समीकरण में, तो दूसरे समीकरण में हम देखें x बराबर कितना रख दे 9 और y बराबर कितना रखे 5, तो स्वाभाविक है आप यहीं से चेक कर सकते कि 9 यहाँ रख दिए 5 यहाँ रख दिए, 9 में से 5 गया तो 4, यानी इसको भी संतुष्ट करेगा। इस प्रकार से कि x ऋण y ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर, अब x की जगह पर लिख दिए 9 एवं y की जगह पर 5, तो ये कितना हो गया 4 आ गया, यानी राइट हैंड साइड आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि x बराबर 9 और y बराबर 5 इस समीकरण युग्म का एक हल है। तो ये हल का अर्थ हुआ है ना। तो समीकरण युग्म का हल कैसे निकालें, इसकी बहुत सारी विधियां हैं। समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां, पहला बीजीय विधि और दूसरा आलेखीय विधि। लेकिन बीजीय विधि कितने प्रकार की होती हैं, पहला हो गई विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा वज्र गुणन विधि। तो तीन विधि, इतनी विधियों का अपन कुल मिला करके इस अध्याय में परिचय जानेंगे और इतनी विधियों से अपन सवालों को, प्रश्नों को हल करेंगे। अब यहाँ पर एक ट्रिक जाने लेते हैं जिससे आप पहले से ही ये पता लगा लेंगे कि दिए गए समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, कि बहुत सारे अनेक हल हैं, है ना। समीकरण निकाय कैसा है, इसके जो ग्राफ खींचे जाएंगे, इसका जो आलेख आएगा, इसकी जो रेखाएं आएंगी वो कैसी आएंगी, वो संपाती होंगी कि प्रतिच्छेद करेंगी, है ना, कि समांतर होंगी। तो वो कौन सी ट्रिक है विद्यार्थियों, ट्रिक तो है, यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बना करते हैं। हम इसको एक सारणी के माध्यम से समझा देते हैं, आप इसे बहुत अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा, ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। यहाँ से पूरा चैप्टर भी डिपेंड करता है ना, एक प्रकार से, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ कि दिए गए समीकरण युग्म, ये समीकरण रैखिक समीकरण का क्या है, मानक रूप है ये। तो जो कि दो समीकरण होंगे ना, तो इनकी अपन इससे तुलना करेंगे। पहले एक प्रकार से उदाहरण के लिए समझने के लिए अपन यहाँ देख लेते हैं, जैसे लिखा 3x प्लस 4y ऋण 5 बराबर 0। तो ये पहला समीकरण है, तो इसकी तुलना किससे होगी, इससे होगी। अब दूसरा समीकरण अगर लिखा हुआ है ऋण 7x धन 3y धन 2 बराबर 0, तो इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे। तो एक प्रकार से जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखें ये वाली समीकरण की तुलना किससे होगी, इससे होगी। तो a1 बराबर 3, b1 बराबर चिन्ह सहित लीजिएगा, b1 बराबर 4 यानी धन का 4, और c1 बराबर ये तीसरा पद, c1 बराबर ऋण 5। तो ये हुआ। अब इसी प्रकार इस वाले समीकरण की इससे तुलना करेंगे, तो यहाँ a2 बराबर चिन्ह सहित ऋण 7, b2 बराबर 3 और c2 बराबर कितना हुआ 2। तो जब यहाँ पर अपन ये पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनके मान जब अपन निकाल लेंगे, तो निकालने के बाद क्या चेक करेंगे कि a1 बटे a2 कितना आया, a1 बटे a2 कितना आया। फिर निकाल लेंगे कि b1 बटे b2 कितना आया, है ना। फिर निकाल लेंगे कि c1 बटे c2 कितना आया, यानी कि इनके अनुपात निकाल लेंगे, जो गुणांक है ना इनके अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहली स्थिति कुछ इस प्रकार बन पाएगी कि यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, जब दोनों ये बराबर ना हो,
है ना, इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों बराबर ना निकले तो इससे क्या पता चलेगा कि ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म जो दिया गया है, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ये अपन ने पहले पता लगा लिया कि अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा से तात्पर्य क्या हुआ कि यानी समीकरण को इनको जब हम हल करेंगे तो x का एक और केवल एक ही मान निकलेगा और y का एक और केवल एक ही मान निकलेगा। यानी x के बहुत सारे मान नहीं निकलेंगे, y के बहुत सारे मान नहीं निकलेंगे, x और y के केवल एक और एक ही मान निकलेंगे जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। तो ये तो इससे पता चला। अब ऐसी स्थिति में जब हम ग्राफ खींचेंगे, जैसे इस समीकरण का ग्राफ खींचे और इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे अगर, है ना, ऐसी स्थिति जब आ रही है तो ग्राफ कैसा होगा? तो रेखाएं जो प्राप्त होंगी, रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। यानी अगर हम चित्र के द्वारा थोड़ी से यहाँ पर बनाने का प्रयास करें, ये y अक्ष हो गया और ये वाला हो गया आपका x अक्ष होगा। आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है ये ग्राफ के बारे में। अभी अपन फिर से समझेंगे, जब उसमें सवाल हल करेंगे तो ये अच्छे से समझ लेंगे। तो उदाहरण के लिए देख रहे हैं कि ये अक्ष है, यहाँ पर लंब अक्ष है x और y, है ना। ये मूल बिंदु कहलाता है जहाँ दोनों काटते हैं, है ना, दोनों लंब अक्ष काटते हैं। तो यदि पहला समीकरण है जो ये दिया है अथवा इस रूप का जो भी हो, तो पहला समीकरण है अगर उसकी रेखा ऐसी आ गई, है ना, तो दूसरे समीकरण की रेखा कैसी आएगी? काटेगी इसको, यानी कैसे भी जाए इस टाइप से जाएगी, ये यहाँ कहीं ना कहीं उसको अवश्य काटेगी। इसको अपन कहेंगे रेखाओं का प्रतिच्छेदन करना। यानी ये रेखा अगर L हो गई और पहले समीकरण की और दूसरे समीकरण की रेखा M हो गई, तो जहां ये दोनों रेखाएं काटी हैं यही तो समीकरण निकाय का हल कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में यानी a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो रेखाएं कैसा कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी यानी काटेंगी रेखाएं ऐसी स्थिति में, है ना। ये पता आपने लगा लिया यहाँ पर। अब ऐसी स्थिति जब बनती है तो ये जो समीकरण युग्म जो कहलाता है वो संगत कहलाता है, यानी कि एक सार्थक उत्तर देगा, सार्थक हल उसका निकलेगा, यानी समीकरण युग्म संगत है। विद्यार्थियों अब बात करते हैं, ये पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति की कि यदि ये जो अपन ने अनुपात निकाल रहे थे कि यदि a1 बटे a2 ये और ये b1 बटे b2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ये तीनों अनुपात अपन ने निकाले। अब ये तीनों अनुपात बराबर आ गए, यानी a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 के और बराबर हो गया c1 बटे c2 के। तो ऐसी स्थिति बन जाती है अगर, तो क्या निष्कर्ष निकलता है वो देखते हैं। ऐसी स्थिति में होगा समीकरण युग्म जो आपको दिए गए हैं, समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे, यानी कि इसी को अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर अपरिमित हल होंगे, है ना। बहुत सारे अनंततः अनेक हल होंगे। तो ये जानकारी अपन को यहाँ लगती है। तो लेकिन ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी आएंगी? तो माना पहले समीकरण की रेखा ऐसी आ गई, अब दूसरा समीकरण जो रहेगा उसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो उसकी रेखा इसी के बिल्कुल ठीक ऊपर चली आएगी, यानी कि बिंदु अगर यहाँ आया तो दूसरा बिंदु यहाँ आएगा, तो तीसरा बिंदु यहाँ आएगा, यानी दूसरी रेखा बिल्कुल ठीक इसी के ऊपर चली आएगी इस टाइप से। ये तो इसको अपन क्या कहते हैं कि रेखाएं कैसी हो जाएंगी? संपाती हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। और समीकरण निकाय ऐसी स्थिति में भी, क्योंकि हल तो निकले, बहुत सारे हल निकले बल्कि, तो ऐसी स्थिति में भी समीकरण युग्म संगत ही कहलाएगा, है ना।
समीकरण युग्म संगत कहलाएगा। अब तीसरी स्थिति ऐसी आ सकती है, देखें कैसी, कि यदि a1 बटे a2 का मान निकाला अपन ने, b1 बटे b2 के बराबर आया, लेकिन ये मान बराबर नहीं है, बराबर नॉट इक्वल टू है ना, काय के c1 बटे c2 के, c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा ऐसी स्थिति में। तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, है ना। तो समीकरण निकाय का जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, तो यहां पर अगर जैसे पहले समीकरण की रेखा खींची अपन ने तो इस टाइप से आ गई, तो अब दूसरे समीकरण की रेखा समांतर जाएगी, इस टाइप से रेखाएं प्राप्त होंगी। यानी यहां पर कैसा आ जाएगा कि रेखाएं समांतर होंगी। ऐसी स्थिति जब बन रही है तो ये जो समीकरण युग्म दिया गया वो क्या कहलाएगा, संगत की असंगत कहलाएगा। तो मात्र ऐसी स्थिति में, चूंकि हल निकला ही नहीं एक भी, तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। तो विद्यार्थियों ये सारणी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे आएंगे, आप गारंटी मानिए 100%, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और जब तक ये सारणी आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आगे जो सवाल हल करेंगे बीजगुणन विधि से, उसमें भी आपको दिक्कत जाएगी। आलेखी विधि में भी ये आपको मदद करेंगे, है ना। तो इसलिए इसको ध्यान रखिए, है ना, और सारणी को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब विद्यार्थियों इस अध्याय में वे सभी महत्वपूर्ण बिंदु जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न या खाली स्थान या सत्य असत्य बन जाते हैं, उनको अपन एक प्रकार से जान लेते हैं। यानी ये इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें नोट करके लिख लीजिएगा, हम इनको समझे भी लेते हैं। तो जैसे कि रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का आलेख सदैव एक सरल रेखा होता है। ये तो आपने पढ़ ही लिया है कि रैखिक समीकरण का ग्राफ, ये रेखा सदैव एक सरल रेखा होती है। और यहाँ पर ये रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों चर जो x और y है, दोनों की घात कुछ नहीं, यानी एक तो है, यानी घात कुछ नहीं होती तो वहां पर एक होती है ना। तो ये एक चर वाला रैखिक, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण तो है, लेकिन यहाँ पर चर राशि की घात क्या है, एक है, इसलिए यह एक रैखिक समीकरण है और इसका ग्राफ सदैव एक सरल रेखा होगा। फिर मूल बिंदु किसे कहते हैं, जहां पर दोनों लंबअक्ष काटते हैं ना ये, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, हमेशा 0 0, यानी मूल बिंदु पर x निर्देशांक भी 0 होगा और y निर्देशांक भी 0 होगा। डिटेल में अपन जब ग्राफी विधि से सवाल हल करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। अब ये तीसरे पॉइंट पर देखे लेते हैं कि x बराबर a और y बराबर b, यद्यपि एक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि दो पक्ष है ना, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बराबर के चिन्ह से वे दोनों संयुक्त रहते हैं एक प्रकार से। तो ये एक समीकरण हुआ x बराबर a और ये y बराबर b, ये दूसरा समीकरण हुआ। तो x बराबर a और y बराबर b दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। अब इसको आप थोड़ी समझिए कैसे, थोड़ी इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल सरल सा एक उदाहरण लिए लेते हैं कि जैसे यहाँ पर एक ग्राफ खींचने के लिए अपने लंब अक्ष बना लिए, x x डैश, यहाँ पर y अक्ष और यहाँ पर y डैश। थोड़ी सा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 है ना। और यहाँ पर ये अपन ने ऐसे ही बराबर दूरी पर नामांकन कर दिए 1 2। अब यहाँ पर हम कहें x बराबर 2, तो x बराबर 2 मतलब क्या, ये x अक्ष है, तो इसमें देखिए 2 कहाँ आया, यहाँ आया, तो x बराबर 2 हो गया। तो यहाँ से गुजरना, y बराबर तब यहाँ कुछ है नहीं, x बराबर 2 कहा गया है, तो यहाँ से गुजरने वाली रेखा खींचिए, तो यहाँ से गुजरने वाली रेखा ये खींच दिए, ये हो गई। तो ये कौन सी रेखा हो गई, ये x बराबर 2 की रेखा हो गई, ये है ना। अब ऐसे यहाँ पर हम कह दें कि y बराबर 1, तो y अक्ष में देखेंगे तो y बराबर 1 ये है, तो यहाँ से गुजरने वाली रेखा कौन सी कहला गई, ये कहला गई। तो ये कौन सी रेखा कहला गई, y बराबर 1। तो ये रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसी रेखा है, ये जो दोनों गई यहाँ से, है ना, ये कैसी रेखा, दोनों यहाँ पर काटी ना, तो ये कैसी रेखाएं कहलाएंगी,
प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी। अब ए और बी की जगह पर यहाँ पर अपन ने संख्या लेकर के उसको समझ लिया, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और ऐसी रेखाएं अगर होंगी तो वो आपस में कहीं ना कहीं काटेंगी। अब आगे देखते हैं, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा एक बिंदु आगे 2 3, तो ये पहला जो पॉइंट कहलाता है, पहला निर्देशांक कहलाता है, ये एक्स का मान कहलाता है, इसको अपन कहते हैं भुज। और दूसरा जो ये मान कहलाता है, ये कहलाता है वाई का, तो वाई इसको कहते हैं अपन कोटि, है ना। समझिए 2 और 3 जैसे लिखा हुआ है, तो पहला भुज और दूसरा क्या कहलाया, कोटि। यानी एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि समीकरण की रेखा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटे वहां वाई का मान 0 होता है। जैसे हम कहें कि ये ग्राफ बनाने के लिए लंब अक्ष लिए थे और यहाँ पर एक रेखा ये हो गई, है ना, ये काय की रेखा हो गई, माना कि ग्राफ जो खींचेंगे समीकरण उसकी रेखा हो गई। तो ये वाई अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। तो यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ पर थोड़ी समझिए कि समीकरण की रेखा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटे, तो एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है रेखा, यहाँ पर। तो इस बिंदु पर y का मान कितना होगा, यानी यहाँ पर हम पूछ लें अगर कि कोटि कितनी होगी यहाँ पर, या y का मान कितना होगा, तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि y का मान यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर y का मान 0 होगा, है ना। तो समीकरण की रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है तो वहां पर y का मान 0 होगा, यानी वहां पर कोटि 0 होगी। और इसी का अपोजिट अगर हम बात करें कि समीकरण की रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काटे, y अक्ष को कहाँ काट रही है, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या 0 होगा, x 0 होगा, यानी यहाँ पर भुज 0 होगा, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि y अक्ष को यदि कहीं काट रही तो वहां पर क्या होगा, x 0 होगा। अब इस छठवें पॉइंट पे देखते हैं, इस 2 अंकों वाली संख्या को मानने का ये फॉर्मेट होता है। कैसा होता है, 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक, है ना। अब यदि दहाई का अंक अगर हम मान लें y, दहाई का अंक मान लिए y और इकाई का अंक मान लिए x, तो संख्या क्या बन जाएगी, देखिए 10 गुणित दहाई, तो दहाई का अंक क्या हो गया y, तो 10y धन इकाई का अंक यानी x। अभी आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा एक संख्या लिख ली 25, इतना तो आप जानते हैं कि ये कहलाया पहला अंक इकाई, ये कहलाया दहाई। तो अब 25 को देखिए अपन ऐसा लिख रहे हैं, 10 गुणित 2 धन 5, क्या 25 बन गया, 10 दूनी 20, 5 25, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर अगर लिखा 43 43, 10 गुणित 4 धन 3, तो ये देखिए 10 चौके 40 है 3 43, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लिख दें कि जैसे हम लिखिए दे रहे हैं 14 लिख दे रहा हूँ, है ना, कोई भी संख्या लिख सकते, समझाने के लिए था 14, ये लिख दिए। तो 10 गुणित 1 धन 4, तो 10 एकम 10 4 14। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेट बन रहा है ना, क्या फॉर्मेट बन रहा है कि 10 सब जगह आएगा, ये 10 सब जगह आएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्या है, ये कौन से अंक है, ये दहाई के अंक है, ठीक है। ये कौन से अंक है, इकाई के अंक, तो 10 गुणित दहाई, फिर बीच में कौन से चिन्ह लगाना है, धन, ये इकाई के अंक है इकाई। तो 2 अंकों की संख्या का मानने का ये फॉर्मेट हो गया कि 10 गुणित दहाई धन इकाई। तो विद्यार्थी ये ध्यान रखिएगा, इससे अपन सवाल भी हल करेंगे, है ना। अब यहाँ 7वें पॉइंट की चर्चा कर ले रहे हैं कि किसी रैखिक समीकरण की रेखा में स्थित प्रत्येक बिंदु उस रैखिक समीकरण का हल कहलाते हैं। इसको समझने के लिए वैसे ग्राफ विधि से जब सवाल करेंगे तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ थोड़ी सा संक्षेप में बताने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये ग्राफ अपन खींच रहे हैं, यहाँ पर एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये माना कि ग्राफ आ गया। ये कौन से समीकरण का ग्राफ आ गया, उदाहरण समझने के लिए हमने मानक रूप लिख दिया, इसका ग्राफ यहाँ पर आ गया। अब ये जो रेखा है, तो रेखा पर ये एक रेखा पर कितने बिंदु होंगे, बहुत सारे, अनंततः अनेक बिंदु होते हैं। तो ये सभी बिंदु इस समीकरण के क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे, ठीक है। तो किसी रैखिक समीकरण की रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रैखिक समीकरण का हल कहलाते
हैं। विद्यार्थियों, इतना समझ में आ गया होगा आपको। यह इससे भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सत्य असत्य, खाली स्थान, एक वाक्य में उत्तर इत्यादि पूछने की संभावना होती है। तो हमने पूरे अध्याय का जो एक प्रकार से निचोड़ होता है वो शुरू में बताने का प्रयास किया है, जिससे जब इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो पढ़ने में बहुत आसानी जाएगी। तो विद्यार्थी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब विलोपन विधि से एक सवाल देख लेते हैं, फिर आप इसी प्रकार के और भी सवाल हल कीजिएगा। तो ये पहला सवाल अपन यहाँ देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5, और ये पहला समीकरण हो गया, और ये 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसको हल करना है, और पर्टिकुलर हमें विलोपन विधि से हल करने के लिए कहा गया है। तो देखें विलोपन विधि कैसी होती है। समीकरण को हल करेंगे तो सबसे पहले अपन यहाँ गणित में लिखे, जब पेपर में करते तो ये कॉपी नोट कॉपी में तो लिखते हैं हल, यहाँ पर ये लिख दिए, यहाँ पर इसका नंबर डाल दिए, यहाँ पर 1 नंबर समीकरण, ये 2 नंबर समीकरण डाल दिए। अब विधि अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एक सवाल अच्छे से समझेंगे और ढेर सारे सवाल आपसे बनेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि यहाँ x का, या आपकी मर्जी है, यह y का गुणांक बराबर करते हैं। x का या y का गुणांक बराबर करते हैं गुणा करके। तो जैसे आपकी इच्छा, यहाँ पर x के गुणांक को बराबर करने की। गुणांक तो समझ गए होंगे ना। गुणांक यानी जैसे x के सामने कुछ यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2, तो x का गुणांक 2 कहलाया, और यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, आप पहले ही जान चुके हैं। तो पहला कार्य क्या होता है, गुणांक को बराबर करना। तो यदि आपकी इच्छा x के गुणांक को बराबर करने की है तो यहाँ पर देखें, यहाँ इस समीकरण में क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है, और यहाँ इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, समझ लीजिए। तो क्या करें कि इसका गुणा यहाँ कर दें और इसका गुणा यहाँ कर दें, तो अपने आप गुणांक बराबर हो जाएगा। ये कार्य करना होगा। यहाँ पर जो अपन ने जो लिखा इसको यहाँ शब्दों में लिखना होगा। तो पहला कार्य क्या होता है विलोपन विधि में, ध्यान रखिएगा कि पहला कार्य हो गया, चाहे आप नोट भी कर सकते हैं साइड में, कि पहला कार्य हो गया कि गुणांक को बराबर करना। गुणांक को बराबर करना पहला कार्य हो गया, x या y के, है ना, जिसकी आपकी इच्छा, x या y के गुणांक को बराबर करना। तो यहाँ पर हम लिखे देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पर जो यहाँ करना है यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण 1 में 2 का, अब इसको गोला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये समीकरण नहीं, ये संख्या है ना। समीकरण 1 में 2 का गुणा, अभी पूरा सेंटेंस नहीं करेंगे इतना, समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा, क्योंकि दूसरा कार्य भी तो कर रहे हैं ना, तो तथा समीकरण 2, ये दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं, समीकरण इसलिए गोला लगाए। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में काय का गुणा कर रहे हैं, 1 का गुणा करके, अभी भी वाक्य पूरा नहीं करेंगे, थोड़ी ध्यान रखिएगा। गुणा करके क्या करें, तो दूसरा कार्य होगा गुणा करके। फिर आप देखेंगे चिन्ह देखेंगे, किसकी चिन्ह देखेंगे, जिसका गुणांक बराबर किया गया है ना। तो चिन्ह देखेंगे, यहां पर मैं नोट कर दूं कि जिस को बराबर किया गया है उसका अपन को चिन्ह देखना है ना, चिन्ह देखना है। तो किसको बराबर करने का प्रयास हो रहा है, यहाँ गुणा कर दीजिए। अच्छा, पहले गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे यहाँ तो 2 1 कम 2, यानी ये हो जाएगा 2x। फिर इसमें गुणा कर रहे हैं तो 2y धन ही का रहेगा ना, ये 2y बराबर 2 पंचे 10, ये तो ठीक है। 1 का गुणा करेंगे तो नहीं बदलेगा, 2x ऋण 3y बराबर 4। 1 का गुणा इसमें किए, ये लिखे, 1 का गुणा इसमें किए, लिख दिए, 1 का गुणा इसमें किए, ये लिख दिए। तो अब जिसका आपने गुणांक को बराबर कर लिया उसका चिन्ह देखिए। तो x के गुणांक को आपने बराबर किया ना, तो इसके चिन्ह देखें। तो इसके चिन्ह 2 स्थिति हो सकती है, दोनों में एक से चिन्ह है, जैसे यहाँ पर है ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है,
या ऐसा हो सकता है कि फिर एक धन का हो एक ऋण का हो, ऐसा हो सकता है। तो चिन्ह या तो दोनों के समान होंगे या समान होंगे, दो ही परिस्थिति होंगी ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर चिन्ह समान है तो घटाने का निर्देश देंगे, समीकरणों को आपस में घटाने का निर्देश देंगे, ठीक है ना, निर्देश देंगे। और यदि चिन्ह असमान है तो काय का निर्देश देंगे, जोड़ने का निर्देश देंगे, है ना, जोड़ने का निर्देश देंगे दोनों समीकरणों को। ये तो थोड़ी इसको समझिए फिर से। तो यहाँ पर देखें दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान है, एक से हैं। तो जब चिन्ह समान है तो काय का निर्देश दें, घटाने का। अब वाक्य पूरा कर दीजिए। समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करके यहाँ पर क्या लिख देंगे, समान चिन्ह इसके कारण यहाँ लिख देंगे घटाने पर। ये वाक्य पूरा हो गया, आपकी एक स्टेप पूरी हो गई और महत्वपूर्ण स्टेप थी। अब जब घटाने पर अपन ने लिख दिए ये, तो यहाँ पर एक कोष्टक बनाइए, यहाँ पर बाहर ऋण चिन्ह लगाइए और इस ऋण चिन्ह को अंदर सभी पदों में गुणा कर दें। तो यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ऋण का गुणा होगा तो चिन्ह पलटेंगे सबके, ये हो जाएगा ऋण का। अब ऊपर देखें 2x प्लस का और ये 2x माइनस का हो गया, तो ये पूरा कट गया। अब यहाँ पर देखें 3y काय का है, धन का है, और ये 3y ऋण का नहीं कहलाएगा, ये धन का कहलाएगा। तो 3 और 2 5y हो गया, ये 5y बराबर, ये 10 धन का है और 4 ऋण का है तो घट गया, तो कितना बचा, 6 बचा, है ना, 10 में से 4 गया तो 6। और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, चिन्ह जरूर ध्यान रखिएगा, चिन्हों में ही गलती होती है। तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा। अब ये 5y बराबर कितना आ गया, 5y बराबर 6, लेकिन अपन को हल करना है, यानी x और y के मान निकालना है। तो यहाँ y का मान निकालें, तो y को यहीं लिखे रहने दीजिए, बराबर भी यही है, 6 भी है। तो अब इस 5 का पक्षांतर यहाँ करेंगे तो गुणा का पक्षांतर इस साइड जाएगा, तो भाग में पक्षांतर में चिन्ह बदलते हैं, धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग, भाग का गुणा, ऐसा। तो गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, यानी 6/5 है ना। तो ये आ गया y का मान। तो यहाँ पर इसको इसलिए तो इस विधि को विलोपन विधि कहे, क्योंकि ये लाइन पे गौर कीजिए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर x है क्या, कहीं नहीं है ना। तो x यानी 2 चर थे, x और y, तो एक चर क्या हो गया, विलुप्त। तो इसलिए इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं ना। तो ये मान निकल आया आपका y का। अब ये जो y का मान निकल आया, इसकी ये आपकी मर्जी कि इसको समीकरण 1 में भर दीजिए या 2 में भर दीजिए, जो इजी लगे उसमें कर दीजिए, x का मान आ जाएगा। देखें कैसे, तो यहाँ पर आप लिखते हैं समीकरण 1, थोड़ी उसमें गुणांक नहीं है कुछ ज़्यादा, है ना, छोटी छोटी संख्या 1 1 है, इसलिए ये ज़्यादा सरल है, इसलिए इसमें मान भर दें। इसमें भी भरेंगे तो आ जाएगा मान। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर। तो समीकरण 1 देखें कैसा है, x प्लस वाई, तो अपन ने लिखा x प्लस y नहीं लिखेंगे क्योंकि y का मान निकाला अपन ने, कितना निकाला ये, तो 6/5। ये फिर काय का चिन्ह लगाया, बराबर, तो बराबर लगाए, फिर 5 ये लिखे। अब चूंकि x का मान निकालना है तो एक्चुअली x को यहीं लिखे रहने दीजिए, और ये बराबर का चिन्ह भी यहीं पर है, 5 भी यहीं पर है। अब 6/5 यानी संख्या एक साइड कर रहे हैं ना, पक्षांतर करेंगे इसका, तो इसका चिन्ह धन का है तो इस साइड जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, 6/5। इस टाइप से हो गया ये, ठीक है। अब इसको हल करना है, भिन्न कैसे हल करेंगे, देखिए आगे हल करते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ हल कर दे रहे हैं। ये लिखे x बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो बटे में आप 1 मान सकते हो, तो 1 और 5 का लघुत्तम आएगा, 5 ही आएगा। अब भिन्न को कैसे हल करते हैं, यद्यपि आपसे बनता है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को सब छोटी छोटी चीज़ें भी बतानी आवश्यक होती है, इसलिए आप अन्यथा न लीजिएगा, थोड़ी समझे लेते हैं। ये जो एलसीएम आया 5 में काय का भाग देंगे, ये जो हर है 1 का भाग दिए तो 1 का भाग देंगे, तो 1 पंचे 5, कितना आया 5। अब जो आया है उसका गुणा अंश में करेंगे, तो यहाँ अंश क्या है, ऊपर लिखा है, तो अंश ऊपर 5 ही है, तो 5 का 5 में गुणा करें तो आ गया 25 हो गया।
अब बीच में काय का चिन्ह है, माइनस लगाया आपने माइनस का, और यहाँ आप देखें यही कार्य फिर से करेंगे। जो एलसीएम आया था तो एलसीएम कितना है अपना, लघुत्तम समापवर्ती कितना है 5, तो 5 में काय का भाग देंगे, ये हर का भाग देंगे, हर क्या है यहाँ पर 5 ही है, तो 5 में 5 का भाग दिए तो आया 1, ठीक है ना। अब 1 का गुणा काय में करेंगे, अंश जो ऊपर लिखा होगा, तो अंश क्या लिखा हुआ ऊपर, अंश क्या लिखा हुआ 6, तो 6 में गुणा करें तो 6 कम 6 हो गया, तो इस प्रकार से आएगा। अब इसको कैसे हल कर लेंगे, अगली लाइन पे x बराबर 25 में 6 गया तो 19/5। अब आंसर बना करके लिख देंगे, आंसर x बराबर 19/5 और y बराबर कितना निकला है विद्यार्थियों 6/5। तो ये आंसर हो गया। और यदि आपका आंसर सही है कि नहीं इसकी जांच करना है तो यहाँ पर x का ये वाला मान और y का ये वाला मान रख दीजिए, फिर इन दोनों को हल करें तो कितना आ जाना चाहिए, राइट हैंड साइड। इसी को तो कहते हैं समीकरण संतुष्ट करेगा अगर हल है तो, है ना। तो उत्तर जांच भी कर सकते हैं, आप करके देखिएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि भी बहुत जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि आपको दोनों विधि समझ में आ जाएंगी, तभी ना इस विधि से सवाल आप हल कर पाएंगे। तो ये पहला समीकरण यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हल अपने को सवाल ले लिया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 या 2 जो आपको लेना हो, यहाँ पर मर्जी आपकी, समीकरण 1 या 2 को अपन कोई भी समीकरण लिए, इनमें से किसी एक समीकरण को जिसको लिए उसे x के लिए या y के लिए हल करते हैं। तो जैसे आपने उदाहरण के लिए समीकरण 2 ले लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन समीकरण 2, ये दिख रहा होगा, अच्छे से लिख दो, समीकरण 2 को x के लिए हल करने पर विद्यार्थियों चाहे तो x के लिए हल करें चाहे तो y के लिए हल करें, मतलब किसी एक चर के लिए हल करना है, यानी कोई समीकरण 1 लो चाहे समीकरण 2 लो, उनको कैसा हल करें, x के लिए हल कर लें या y के लिए हल कर लें, ठीक है। तो हमने x के लिए हल कर रहे हैं समीकरण 2 को, तो x के लिए हल कर रहे हैं, तो देखिए समीकरण 2 इस टाइप से था ना ये, तो x के लिए हल करना है तो x को आप यहीं लिखे रहने दीजिए, बाकी जितने भी पद बचे, जितनी भी संख्या बचे, सबका पक्षांतर वहाँ। तो यहाँ पर देखें x को अगर यहीं लिखे रहने देंगे तो y को यहाँ ले जाएंगे, तो y काय का है माइनस का, तो इस साइड जाएगा तो y क्या का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से y हट गया, ये इजी। तो क्या आएगा, x बराबर क्या हो गया, x बराबर 4 धन y। इसको आप डाल दें समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ये जो x का मान निकल आया इसको अपन रख देंगे, ये मान कैसे निकला है 2 से, तो 2 में ही नहीं रखना, निकला कैसे 2 से, तो रखेंगे 1 से, अगर 1 से निकला होता तो रखते काय में 2 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अच्छा इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन भी कहते हैं, यानी x का एक मान निकला दूसरे चर के रूप में, y के रूप में, उसको उठा करके अपने दूसरे समीकरण में मतलब भर दिया, ठीक है, यानी रख दिया, वहां पर प्रतिस्थापना कर दी उसकी, ठीक है ना, स्थानांतरण, जैसे कि ये यहाँ पर रख दिए, तो इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि भी कहा जाता है। तो x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 देखिए कहाँ है, ये है समीकरण 1, यहाँ क्या लिखा हुआ x, तो x नहीं लिखना ना आप, x का मान कितना निकला है, ये निकला है, तो ये यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 4 धन y, ये मान काय का हो गया, x का हो गया। जब x का ये मान आपने रख दिया तो x के बाद क्या लिखा हुआ y, तो y तो लिखेंगे ना प्लस लगा करके, ये प्लस y, समझ में आ गया होगा आपको। ये पूरा x का मान रख दीजिए, फिर ये धन लगाए, फिर y लिख दीजिए,
फिर आगे बराबर का चिन्ह और ये 14 लिखा हुआ है। अब इसको हल करें, कैसे हल होगा? सीधा सीधा हल होगा, 4 तो 4 ही है, ये एक y और एक y और मिल गया यहाँ पर, तो y और y कितने हो गए? चूंकि प्लस हो रहा है तो 2y हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों का 2y बराबर कितना है? 14। अब अपन को यहाँ से हल करते जाना है और y का मान निकालना है। कैसे हल करते जाएंगे? y वाला पद यानी 2y यहीं लिखे रहने चाहिए, 14 यहाँ लिखा है, 4 इस साइड से यहाँ लेगा तो 4 यहाँ प्लस का है, तो इस साइड जाएगा इस साइड जाएगा तो 4 काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी अगली स्टेज पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये 4 इस साइड गया, ये वाला तो माइनस का हो गया ये। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2y बराबर 14 में से 4 गया तो 10, तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 अवकाय में है, गुणा में है यानी गुणांक में है, तो 2 इस साइड जाएगा तो बटे में यानी 10/2, तो 2 पंचे 10 यानी y बराबर क्या हो गया? 5। एक चर आपने प्राप्त कर लिया। अब जो एक चर ये प्राप्त करे हैं समीकरण 3 में रख दीजिए जो बना हुआ है, तो बचा हुआ दूसरा चर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो इसमें रखे मान यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ? x बराबर 4 धन क्या लिखा हुआ यहाँ पर? y, तो ये y नहीं लिखेंगे, y का ये मान भर देंगे, तो y का मान कितना है? 5 ये, तो कितना हो जाएगा? x बराबर 5 4 9। बहुत सरल, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर x बराबर 9 और y बराबर 5 है ना। जांच भी कर सकते हैं यहाँ पर रख करके, समीकरण 1 और 2 में रखेंगे ये मान तो दोनों को संतुष्ट करेंगे, है ना। अब आप लोगों के अभ्यास के लिए, चूंकि गणित अभ्यास का विषय है, हम मात्र 2 प्रश्न आपको दे रहे हैं। पहला प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न ये है। ये दोनों प्रश्नों को दोनों विधियों से हल करना है, यानी इसको भी और इसको भी। पहले प्रतिस्थापन विधि से हल कर ले चाहे तो, और फिर विलोपन विधि से, यानी दोनों को विलोपन विधि से और दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों से बने या नहीं बने ये दोनों प्रश्न, और बने तो आंसर कितना आ गया है ना, तो बताइएगा। तो विद्यार्थियों, कैसी रही आज की क्लास? आप लोगों ने बहुत रुचि से ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ विद्यार्थियों, इसी प्रकार के वीडियो कंटिन्यू आप चाहते हैं और पढ़ाई को निरंतर जारी रखना चाहते हैं, तो अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी तरीके के वीडियो कंटिन्यू आप लोगों को मिलते रहें। और हाँ, उन दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए भी जहाँ तक जानकारी नहीं पहुँच पा रही है तो वहाँ तक प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जिससे सभी पढ़ सकें। तो विद्यार्थियों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है कि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच पा रहे हैं और सभी लोग लाभ ले पा रहे हैं, तो इसका बहुत संतोष होता है। तो विद्यार्थियों, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।